अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के इस लेक्चर में जो है वो हम चैप्टर नंबर 11 यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक से रिलेटेड पहले एग्जांपल सॉल्व करेंगे, फिर इस चैप्टर की अनसॉल्व असाइनमेंट्स और उसके बाद हम इस चैप्टर में एक्सरसाइज में दी गई न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे। तो अब जो सबसे पहले हमारे पास एग्जांपल दी गई है, इसमें हमारे पास 3 पॉइंट चार्जेस हैं जो लोकेट किए गए हैं एक आइसोसेलेस ट्रायंगल में। आइसोसेलेस ट्रायंगल में दो साइड्स जो हैं वो हमारे पास ये दो साइड्स इक्वल है। अगर ये साइड ए है, ये साइड ए है, तो अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम तीसरी साइड जो है वो √2a होगी। और हमें पता है कि जो एक राइट एंगल ट्रायंगल होती है इसका जो एक एंगल 90 डिग्री होता है और बाकी दो का सम 90 होना चाहिए। अगर बाकी दो का सम 90 है और साइड सेम है तो ये एंगल भी एग्जैक्टली इक्वल होंगे। तो इस वजह से रिमेनिंग 90 को जब हम दो में डिवाइड कर देंगे तो ये एंगल कितना बनेगा, 45 डिग्री बनेगा। तो ये हमारे पास जो है इस डायग्राम में इंफॉर्मेशन हमारे पास मौजूद है। अब अगर हम गिवन डाटा लिखें तो गिवन डाटा हम कैसे लिखेंगे कि सबसे पहले हमें चार्ज 1 गिवन है जिसकी वैल्यू है 5 माइक्रो कूलम। तो माइक्रो की वजह से मैंने इसको 10⁻⁻6 लिख लिया। सेकंड चार्ज हमारे पास एक गिवन है और वो सेकंड चार्ज जो है वो है -2 और माइक्रो की वजह से हम इसको 10⁻⁻6 कूलम रख लेते हैं। और फिर हमारे पास है Q3 की वैल्यू Q1 के बराबर है, इस वजह से Q3 की वैल्यू भी जो है वो हम लिख लेंगे 5 × 10⁻⁻6 कूलम। और यहाँ पे A की जो वैल्यू है वो हमारे पास गिवन है 0.1 मीटर्स और हमने नेट फोर्स कैलकुलेट करनी है ऑन Q3 पे एग्जर्ट की जाने वाली फोर्स कैलकुलेट करनी है। अब यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो Q1 पॉजिटिव है, Q3 पॉजिटिव है, तो Q1 Q3 को पॉजिटिव करेगा और इस डायरेक्शन में एक फोर्स लगेगी। मैं इस फोर्स को नाम दे देता हूँ F1। और इसी तरह Q2 Q3 पे जो फोर्स एग्जर्ट करेगा इस फोर्स को मैं नाम दे देता हूँ F2। तो इन दो फोर्सेस के कंबाइंड इफेक्ट की वजह से Q3 पे जो फोर्स एग्जर्ट हो रही है हमने वो कैलकुलेट करनी है। तो इसके लिए सबसे पहले हम दोनों फोर्सेस को इंडिविजुअली कैलकुलेट करेंगे और फिर हम सुपरपोजिशन प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग इसका रिजल्टेंट मालूम करेंगे। तो सबसे पहले हमें फोर्स 1 कैलकुलेट करनी है। फोर्स 1 का जो फार्मूला हो जाएगा, क्योंकि Q1 Q3 पे फोर्स एग्जर्ट कर रहा है तो K पहले चार्ज की जगह Q1 आ जाएगा, दूसरे चार्ज की जगह Q3 आ जाएगा और डिवाइडेड बाय R²। और यहाँ पे जो R1 है वो किसकी इक्वल है, √2a के इक्वल है और a की वैल्यू 0.1 है। तो जब हम वैल्यूज़ यहाँ पे पुट करेंगे, k की वैल्यू 9 × 10⁻⁹, Q1 की वैल्यू 5 × 10⁻⁻6, Q3 की वैल्यू भी 5 × 10⁻⁻6 पुट होगी, जबकि R1 की जगह हमने लिखना है √2a, तो √2 और a की जगह 0.1 आ गया और इस पूरी वैल्यू का हमने स्क्वायर ले लेना है। जब हम इसको कैलकुलेटर पे सॉल्व करेंगे तो इस फर्स्ट फोर्स की वैल्यू जो हमारे पास आएगी वो हमारे पास आ जाएगी 11.25 न्यूटन। हमारे पास फर्स्ट फोर्स जो है वो सक्सेसफुली कैलकुलेट हो चुकी है। उसके बाद हम क्या करेंगे, इस फोर्स को हम जो है वो इनसर्कल कर देते हैं कि ये हमारे पास जो है वो एक फर्स्ट फोर्स आ चुकी है। अब इसके बाद हम सेकंड फोर्स कैलकुलेट करते हैं। सेकंड फोर्स के लिए हम दोबारा फार्मूला लगाएंगे F2 और इस बार जो है जो चार्जेस हैं वो कौन सा होगा, Q2 Q3 पे फोर्स एग्जर्ट कर रहा है तो फर्स्ट चार्ज इज़ Q2 एंड सेकंड चार्ज इज़ Q3। और क्योंकि कूलम लॉ में हमने पढ़ा है फोर्स इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू द मैग्नीट्यूड ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस, इस वजह से हम चार्जेस का मैग्नीट्यूड पुट करेंगे, साइन पुट नहीं करते। तो यहाँ पे k की वैल्यू 9 × 10⁻9 आ जाएगी, Q2 की वैल्यू 2 × 10⁻⁻6 होगा, हम नेगेटिव साइन पुट नहीं कर रहे। और यहाँ पे हमारे पास 5 × 10⁻⁻6 Q3 की वैल्यू आ गई और यहाँ पे क्योंकि R2 जो है वो सिर्फ a के बराबर है तो इस वजह से यहाँ पे 0.1 का स्क्वायर ले लेंगे और यहाँ से जो हमारे पास आंसर आ जाएगा F2 का जो हमारे पास फाइनल आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा हमारे पास 9 न्यूटन। और हम इसको भी अपने पास इनसर्कल करके रख लेते हैं। अब हमारे पास दो फोर्सेस हैं और हमने कैलकुलेट करना है इन फोर्सेस की वजह से कंबाइंड रिजल्ट को। तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि पहले इस फोर्स के दोनों कंपोनेंट्स कैलकुलेट करेंगे, फिर इस फोर्स के दोनों कंपोनेंट्स कैलकुलेट करेंगे और फिर हम
इन दोनों फोर्सेस के एक्स कंपोनेंट्स को ऐड करके रिजल्टेंट का एक्स कंपोनेंट और इन दोनों फोर्सेस के वाई कंपोनेंट्स को ऐड करके रिजल्टेंट का वाई कंपोनेंट कैलकुलेट करेंगे। तो इसमें सबसे पहले ये वाला एंगल जो है ये हमारे पास होगा 45 डिग्री। तो फोर्स 1 का जो एंगल है वो हमारे पास हो गया 45 डिग्री, और फोर्स 2 का जो एंगल है वो यहाँ से लेके यहाँ तक हमारे पास गिवन है, और जो कि किसकी इक्वल हो गया 180 डिग्री की इक्वल हो गया। तो अब हम यहाँ पे कंपोनेंट्स कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं। कंपोनेंट्स कैलकुलेट करने के लिए हम फार्मूला लगाएंगे। सबसे पहले हम फार्मूला लगा देते हैं F1x के लिए हमारे पास हो जाएगा F1 cos θ1, फर्स्ट फोर्स का एंगल जो कि क्या था 45 डिग्री था। और इसी तरह F2x कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करेंगे, हम F2 cos θ2 का फार्मूला लगा देंगे। इसी तरह जब हम इसमें वैल्यूज़ पुट करेंगे तो हमारे पास F1 की वैल्यू थी 11.25 और cos θ1 की वैल्यू थी हमारे पास 45 डिग्री। और इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 7.95 न्यूटन्स। और अगर हम इस पे कैलकुलेट करते हैं तो यहाँ पे cos जो है वो θ2 180 डिग्री है, तो इस वजह से हमारे पास F2 की जगह आ जाएगा हमारे पास 9 और cos θ2 की जगह हमने एंगल पुट कर दिया 180 डिग्री, जो कि आंसर देगा हमारे पास -9 न्यूटन। इसी तरह फिर हम फोर्सेस का y कंपोनेंट कैलकुलेट करते हैं। F2y जो होगा वो हमारे पास हो जाएगा F2 sin θ1, सॉरी F1y इज इक्वल टू F1 sin θ1 एंड F2y इज इक्वल टू F2 sin θ2। यहाँ पे जब हम वैल्यूज़ पुट करेंगे तो हमारे पास F1 की वैल्यू आ जाएगी 11.25 और साइन ऑफ 45 डिग्रीज, और ये जो आंसर होगा ये हमारे पास आ जाएगा 7.95 न्यूटन्स। और इसी तरह यहाँ पे जब हम वैल्यूज़ पुट करेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा 9 साइन ऑफ 180 डिग्री, और साइन 180 डिग्री किसकी इक्वल होता है 0 के इक्वल होता है। तो इस तरह हमारे पास जो है वो दो फोर्स के एक्स कंपोनेंट आ गए, दो फोर्स के वाई कंपोनेंट्स आ गए। अब हमने रिजल्टेंट फोर्स का एक्स कंपोनेंट कैलकुलेट करना है। तो रिजल्टेंट फोर्स का एक्स कंपोनेंट जो होगा वो होगा F1x प्लस F2x, और इसी तरह रिजल्टेंट फोर्स का वाई कंपोनेंट जो होगा वो हमारे पास हो जाएगा F1y प्लस F2y। यहाँ पे जब हम वैल्यूज़ पुट करेंगे तो F1x की जो वैल्यू पुट होगी वो हमारे पास पुट हो जाएगी 7.95 F1x की वैल्यू होगी, और F2x की वैल्यू हमने पुट कर देनी है -9। और Fy की जब हम वैल्यूज़ पुट करेंगे तो वो हमारे पास क्या आ जाएगी, हमारे पास F1y की वैल्यू है 7.95 और F2y की वैल्यू हमारे पास क्या है 0। इस तरह हमारे पास Fx की जो वैल्यू बनेगी वो हमारे पास बन जाएगी -1.05 न्यूटन, और Fy की जो वैल्यू बनेगी वो हमारे पास बन जाएगी 7.95। तो हमें पता है कि फोर्स के दो कंपोनेंट्स हैं। फोर्स के जो दो कंपोनेंट्स हैं वो हमारे पास क्या होते हैं, कोई भी जो फोर्स होती है उसमें एक होता है एक्स कंपोनेंट इन द डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस और दूसरा होता है वाई कंपोनेंट इन द डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस। तो यहाँ पे अगर हम वैल्यूज़ पुट कर दें तो हमारा आंसर आएगा एफ वेक्टर इज इक्वल टू -1.05 आई प्लस 7.95 जे। दिस विल बी द आवर रिजल्टेंट फोर्स, जो कि इन दोनों चार्जेस की वजह से कंबाइनली एक्सर्ट हो रही है। तो ये था हमारा एग्जाम्पल नंबर 1। बेटा नेक्स्ट है हमारे पास असाइनमेंट नंबर 10.1, और असाइनमेंट नंबर 10.1 है हमारे पास व्हाट इज़ द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन आयरन न्यूक्लियस bearing the charge of 26e and the innermost electron if the distance between them is 1 into 10 raised to power -12 मीटर। तो इसमें सबसे पहले हम गिवन डाटा लिखेंगे। अब गिवन डाटा में सबसे पहले क्या चीज़ मौजूद है कि आपने कैलकुलेट करना है व्हाट इज़ द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स। तो F इज़ इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। फिर आपके पास कहा गया है कि एक जो आयरन न्यूक्लियस है उसका चार्ज, ये पहला चार्ज गिवन है तो इसको मैं Q1 कर देता हूँ, जो कि किसके इक्वल है 26 इलेक्ट्रॉन्स के बराबर है।
एंड द इनर मोस्ट इलेक्ट्रॉन, इसका मतलब है दूसरा चार्ज जो है वो हमारे पास इनर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है जो कि एक इलेक्ट्रॉन का जिक्र किया गया। और यहाँ पे इनके दरमियान का जो डिस्टेंस है वो हमारे पास कितना है 1 × 10⁻⁻12। अब हम इसके सोल्यूशन की बात करते हैं। तो सोल्यूशन में हमें पता है कि हमारे पास कूलम लॉ का फार्मूला जो होता है वो हमारे पास क्या होता है, F = KQ1Q2/R²। तो हमने फार्मूला लगा दिया। अब यहाँ पे हमारे पास Q1 किसके इक्वल है, Q1 है 26 इलेक्ट्रॉन्स के बराबर और Q2 एक सिंगल इलेक्ट्रॉन के बराबर है ओवर R²। तो यहाँ पे हमारे पास जो फार्मूला बना वो हमारे पास क्या बन जाएगा, K26 के E²/R²। यहाँ पे हम वैल्यूज़ पुट करेंगे, 26 की जगह 26 आ जाएगा, K की जगह 9 × 10⁻9 पुट कर देंगे और E की जगह हमारे पास क्या आ जाएगा 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। और क्योंकि E के ऊपर स्केयर है तो इसके ऊपर भी स्केयर आ गया। और डिस्टेंस जो दो चार्जेस के दरमियान में कितना है वो हमारे पास कितना है 1 × 10⁻12 और इसका स्केयर। यहाँ पे जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो फाइनल रिजल्ट आ जाएगा वो हमारे पास आ जाएगा 0.00599 न्यूटन्स, जिसको हम लिख सकते हैं 5.99 × 10⁻³ न्यूटन। और इसको कलेक्टिवली या राउंड ऑफ करके हम 6 × 10⁻³ न्यूटन भी लिख सकते हैं। तो हमारा फाइनल आंसर है F = 6 × 10⁻³ न्यूटन। और ये असाइनमेंट है, अ कंडक्टिंग स्फीयर कैरीज द चार्ज ऑफ 200 माइक्रोकूलम, फाइंड द इंटेंसिटी एट द डिस्टेंस ऑफ 60 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द स्फीयर। तो अगेन हम सबसे पहले गिवन डाटा लिखेंगे। तो हमारे पास गिवन क्या है, हमारे पास गिवन है एक कंडक्टिंग स्फीयर जिसका हमारे पास गिवन है चार्ज। तो Q की वैल्यू जो है वो हमारे पास गिवन है 200 और माइक्रो के लिए हम लिख लेते हैं 10⁻⁻6 कूलम। और हमने कैलकुलेट करनी है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी यानी E की वैल्यू। और हमारे पास गिवन और क्या चीज़ है, हमारे पास डिस्टेंस है जो कि हमने जिस डिस्टेंस पे कैलकुलेट करना है वो है 60 सेंटी, का मतलब होता है 10⁻⁻2 मीटर्स। अब यहाँ पे हम सॉल्यूशन को सॉल्व करते हैं। तो सॉल्यूशन के लिए हम सबसे पहले फार्मूला लिखेंगे और इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज का हमारे पास फार्मूला होता है E = KQ/R²। E = KQ/R²। अगर हम यहाँ पे वैल्यू पुट करें तो K की वैल्यू क्या हो जाएगी 9 × 10⁻9। उसके बाद Q की वैल्यू क्या हो जाएगी 200 × 10⁻6 और R की वैल्यू हमारे पास हो जाएगी 60 × 10⁻2 का स्केयर। यहाँ पे जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास E की जो वैल्यू आएगी वो हमारे पास आ जाएगी 5 × 10⁻6 न्यूटन पर कूलम। तो ये हमारे पास होगी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू एट द डिस्टेंस ऑफ 60 सेंटीमीटर फ्रॉम द कंडक्टिंग स्फीयर। शो दैट वोल्ट पर मीटर इज इक्वल टू न्यूटन पर कूलम। तो इसके लिए सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास किसकी इक्वल है, वोल्ट पर मीटर। तो हमें पता है कि हमारे पास वोल्ट किसकी इक्वल होता है, वोल्ट हमारे पास होता है जाउल पर कूलम की इक्वल। तो वोल्ट की इक्वल हमने वोल्ट को लिख लिया जाउल पर कूलम और मीटर जो है वो हमारे पास इसी तरह नीचे मौजूद है। और मीटर जो होता है, जाउल जो होता है वो हमारे पास होता है न्यूटन मीटर, बिकॉज जाउल इज द यूनिट ऑफ वर्क एंड वर्क इज F × D। तो जाउल की जगह हम लिख लेंगे न्यूटन × मीटर और नीचे हमारे पास वही चीज़ एज इट इज़ आ गई कूलम और साथ हमारे पास क्या आ गया मीटर। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि हमारे पास जो मीटर है वो मीटर से कैंसिल हो जाएगा। जब मीटर मीटर से कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास जो आंसर बचेगा वो हमारे पास किसकी इक्वल आ जाएगा, वो हमारे पास आ जाएगा न्यूटन ओवर कूलम। तो इस तरह हमारे पास ये वाली चीज़ जो है ये किसकी इक्वल होगी, ये हमारे पास हो गई राइट हैंड साइड ऑफ द गिवन इक्वेशन की इक्वल होगी।
इसका मतलब है कि हमारे पास वोल्ट पर मीटर जो है वो न्यूटन पर कूलम के इक्वल होता है। नेक्स्ट हमारे पास एक्सरसाइज का न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है जो कि हमारे पास है चार्जेस ऑफ 100 माइक्रोकूलम ईच आर लोकेटेड इन वैक्यूम एट कॉर्नर ए बी एंड सी ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल। अब इसमें जो सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है एक इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल वो ट्रायंगल होती है जिसकी तमाम साइड्स बराबर होती हैं, यानी ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस सारा जो है वो हमारे पास कितना है 4 मीटर्स है। उसके बाद नेक्स्ट चीज़ जो हमारे पास है इक्विलेटरल ट्रायंगल के तमाम अंदरूनी एंगल्स जो होते हैं वो हमारे पास एंगल होते हैं 60 डिग्री। तो इस वजह से ये तमाम एंगल जो हैं वो 60 डिग्री होंगे। अब हमारे पास है कि अगर जो चार्ज ए है ये पॉजिटिव हो तो पॉजिटिव चार्ज, और चार्ज जो बी है वो आपके पास नेगेटिव हो, तो व्हाट इज़ द डायरेक्शन ऑन द चार्ज क्यू जो हमारे पास सी है उस पर हमारे पास चार्ज की क्या डायरेक्शन होगी। तो क्योंकि जो ए पॉइंट पे चार्ज मौजूद है और जो सी पॉइंट पे चार्ज मौजूद है दोनों पॉजिटिव हैं, तो फोर्स विल बी रिपल्सिव। और बी और सी के जो चार्जेस हैं क्योंकि ये एक दूसरे के ऑपोजिट हैं, एक नेगेटिव है एक पॉजिटिव है, तो ये अट्रैक्टिव होगी। इस वजह से F1 जो है वो रिपल्सिव होगी इस डायरेक्शन में, जबकि F2 जो है वो अट्रैक्टिव होगी यानी टुवर्ड Q2 होगी। अब हम यहाँ पे इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम गिवन डाटा लिख लेते हैं कि हमारे पास गिवन क्या चीज़ है। हमारे पास गिवन है कि हमारे पास पहला एक चार्ज है Q1 जो कि है 100 इंटू 10⁻⁻⁶ कूलम। Q2 जो है वो नेगेटिव है क्योंकि B के बारे में कहा गया कि वो नेगेटिव है, तो दिस इज़ -100 इंटू 10⁻⁻⁶ कूलम। और जो तीसरा चार्ज Q है वो भी 100 माइक्रो कूलम ही है, तो 100 इंटू 10⁻⁶ कूलम। अब जो इक्विलेटरल ट्रायंगल के साइड्स के दरमियान की डिस्टेंस है वो आपके पास है 4 मीटर्स, तो R इज़ 4 मीटर। हमने क्या कैलकुलेट करना है, हमने नेट फोर्स कैलकुलेट करनी है। तो अगेन पहले न्यूमेरिकल की जो हमने असाइनमेंट में किया था उसके मुताबिक हमने क्या करना है, पहले F1 कैलकुलेट करनी है, फिर F2 कैलकुलेट करनी है, और फिर इनके X कंपोनेंट्स कैलकुलेट करने हैं, फिर इनके Y कंपोनेंट्स कैलकुलेट करने हैं, और फिर इनको ऐड अप करके हमने सॉल्व करना है। तो यहाँ पे अब हम इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम सॉल्यूशन लिखते हैं, और सॉल्यूशन में हम F1 और F2 को सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहले हम F1 के लिए फार्मूला लिख लेते हैं। तो F1 के लिए जो फार्मूला हो जाएगा वो हमारे पास हो जाएगा K Q1 Q/R²। और इसी तरह जो F2 है उसके लिए हमारे पास फार्मूला क्या बन जाएगा, K Q2 Q/R², बिकॉज Q2 इज़ द फोर्स बिटवीन चार्ज Q2 एंड Q। तो यहाँ पे हम वैल्यूज़ पुट कर देंगे 9 इंटू 10⁻⁹, इसकी वैल्यू है 100 माइक्रोकूलम, इसकी वैल्यू भी है 100 माइक्रोकूलम 10⁻⁻⁶, और डिस्टेंस जो है वो हमारे पास कितना है 4। और सेम जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। हमारे पास इसको कैलकुलेटर में सॉल्व करने से आंसर आता है हमारे पास 5.625 न्यूटन। अब जब हम वैल्यूज़ पुट करेंगे तो इसकी सेम वैल्यूज़ ही हैं फॉर Q2, क्योंकि Q2 में हमने नेगेटिव साइन यूज़ नहीं करना होता। नेगेटिव साइन ने ऑलरेडी बता दिया कि हमारे पास ये जो फोर्स है ये हमारे पास कौन सी है, अट्रैक्टिव फोर्स है। तो इस वजह से सेम यही रिज़ल्ट हमारे पास इसके लिए भी आ जाएगा। तो F1 की वैल्यू भी हमारे पास कितनी आ गई, F1 की वैल्यू भी आ गई 6.25 न्यूटन, और F2 की वैल्यू भी हमारे पास कितनी आ गई 6.25 न्यूटन। इनको हमने इनसर्कल कर लिया। This is the value of F1 and this is the value of F2। इनको हमने इनसर्कल करके लिख लिया। अब हम क्या करेंगे, अब हम दोनों फोर्सेस के x कंपोनेंट कैलकुलेट करेंगे। तो हमारे पास जो F1x है ये हमारे पास इक्वल टू हो जाएगा F1 cos θ1, और इसी तरह F2x जो होगा वो हमारे पास किसके इक्वल हो जाएगा, F2 cos θ2। हमें पता है कि जो हमारे पास फोर्स है उसका फार्मूला है F की वैल्यू है 5.625 cos 60 डिग्री, और इसमें भी हमारे पास जो F2 की वैल्यू है वो है 5.625, और हमारे पास है cos 60 डिग्री। इस वजह से इन दोनों का आंसर भी तकरीबन सेम आ जाएगा, जो कि हमारे पास आ जाएगा 2.8125।
2.8125 न्यूटन। और इस तरह हमारे पास जो रिजल्टेंट फोर्स का एक्स कंपोनेंट होगा वो हमारे पास किसकी इक्वल हो जाएगा F1x प्लस F2x, जो कि अगेन हमारे पास जो है 2.8125 प्लस 2.8125 जो कि हमारे पास इक्वल टू हो जाएगा 5.625 न्यूटन। ये हमारे पास हो गए एफ एक्स के, यानी रिजल्टेंट फोर्स का जो एक्स कंपोनेंट है वो हमारे पास हो जाएगा 5.625 न्यूटन। अब हमने कैलकुलेट करना है रिजल्टेंट फोर्स का वाई कंपोनेंट। तो रिजल्टेंट फोर्स का वाई कंपोनेंट हम कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं। तो रिजल्टेंट फोर्स का जो वाई कंपोनेंट होगा वो हमारे पास होगा F1y इज इक्वल टू F1 साइन थीटा 1, और इसी तरह F2y जो होगा वो हमारे पास क्या आ जाएगा F2 साइन थीटा 2। अगेन हमने वैल्यूज पुट की जो कि हमारे पास है 5.625 साइन 30 डिग्री, सॉरी साइन 60 डिग्री, और यहाँ पे भी हमने पुट कर दिया 5.625 साइन 60 डिग्री। इसका भी जो आंसर है वो हमारे पास आ जाएगा 4.87 न्यूटन, और इसका भी जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 4.87 न्यूटन। अब हमारे पास इशू ये है कि हमारे पास एक फोर्स इस डायरेक्शन में थी और दूसरी फोर्स जो है वो हमारे पास इस डायरेक्शन में थी। अब अगर दोनों फोर्सेस के कंपोनेंट्स की बात की जाए तो पहली फोर्स का एक्स कंपोनेंट है ये, दिस इज F2x और दिस इज F2y। इसी तरह हमारे पास जो दूसरी फोर्स है उसका एक कंपोनेंट ये है जो कि है F1x और एक कंपोनेंट ये है F1y। अब अगर देखें तो हमने जब रिजल्टेंट फोर्स का y कंपोनेंट कैलकुलेट करना है तो उसमें इनकी डायरेक्शन ऑपोजिट है। ऑपोजिट डायरेक्शन की वजह से Fy कैलकुलेट करने के लिए F1y माइनस F2y करेंगे बिकॉज द डायरेक्शन ऑफ F2y इज ऑपोजिट। तो अगर हम यहाँ पे वैल्यू पुट करें तो हमारे पास आ जाएगी 4.87 न्यूटन माइनस 4.87 न्यूटन, तो आंसर आ जाएगा हमारे पास 0, यानी y एक्सिस के लॉन्ग जो है वो हमारे पास फोर्स कितनी है 0 है। और इससे हमें क्या पता लगा कि जो हमारे पास नेट फोर्स होगी, नेट फोर्स के हमारे पास दो कंपोनेंट्स होते हैं, एक होता है हमारे पास x और दूसरा हमारे पास होता है y। तो यहाँ पे ये जो y कंपोनेंट होगा ये हमारे पास वैनिश हो जाएगा। तो इसका मतलब है कि सिर्फ और सिर्फ हमारे पास कौन सा कंपोनेंट होगा, f वेक्टर इज इक्वल टू 5.625 i, और i का मतलब क्या है कि जो हमारे पास ये ट्रायंगल बन रही थी इसकी जो साइड हमारे पास ये ए बी साइड थी, इस साइड के पैरेलल जो है वो फोर्स की डायरेक्शन होगी। तो हम कह सकते हैं द रिजल्टेंट फोर्स इज पैरेलल टू द साइड ए बी ऑफ द इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो ये हमारे पास था न्यूमेरिकल नंबर 1।